Assalamualaikum. Respected future doctors, my name is Dr. Yasir Iqbal. I am from King Edward Medical University, batch 28, currently a second year MBBS student. I am the owner of the platform named Quantum Chemist. Now let's start with our today's lecture, and the today's lecture is about an important topic named as isomerism. First of all, starting from the topic itself कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आइसोमेरिज्म ये है कि कोई से ऐसे कंपाउंड्स हों जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जो एटम्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सेम हो, लाइक सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पर आ सकता है? डिफरेंस बेसिकली ना दो चीज़ों में आ सकता है डिफरेंस। फिर उनमें डिफरेंस क्या होगा अगर उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? डिफरेंस एक तो इस तरह आ सकता है कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंस हो, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। ठीक है, और एक ये हो सकता है कि कन्फिगुरेशनल डिफरेंस, कि कन्फिगुरेशन जो है उनकी डिफरेंट हो। ठीक हो गया। अब कन्फिगुरेशन का मतलब होता है कि 3D स्पेस जो है ना, स्पेस स्पेस के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, जबकि स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि उनका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो ही तब्दील है। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं जी कि इस डिफरेंस की बेस पर हम कितनी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं आइसोमेरिज्म को। ठीक है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जा रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर की बेसिस पर हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्लासिफाई करेंगे, कन्फिगुरेशन की बेसिस पर हम इसको कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म क्लासिफाई करेंगे। ठीक हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके दूसरे नाम क्या हैं भाई। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को और हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। जबकि जो कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म है इसका दूसरा नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है ना ब्रॉडर टर्म्स में हमने आइसोमेरिज्म को डिफाइन भी कर दिया और साथ ही उसकी क्लासिफिकेशन भी ब्रॉडर टर्म्स में सीख ली। अब हम लोग उस एक एक क्लास को डिटेल में समझेंगे कि भाई उस क्लास में कितनी फर्दर सब टाइप्स हैं और उन सब टाइप्स की भी फर्दर क्या डिटेल्स हैं। तो चलें भाई, सबसे पहले ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूँ जो कि केपीके की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था, एंड दैट इज़ बेसिकली कि आइसोमेरिज्म जो है ना, आइसोमर का जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? तो आइसो एक वर्ड और मर दूसरा वर्ड। ठीक हो गया। इन दोनों का जो ओरिजिन है ना बेसिकली, ठीक है, दैट ओरिजिन इज ग्रीक। ठीक है, तो ओरिजिन इनका कॉमन है। अब आइसो का क्या मतलब होता है और मर का क्या मतलब होता है विद रेफरेंस टू ग्रीक? तो आइसो जो है वो ग्रीक वर्ड आइसोस से निकला है और जो मर है ये निकला है मेरोस से। तो आइसोस का मतलब होता है सेम और मेरोस का मतलब होता है पार्ट। तो अब इसको हम एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद सेम एलिमेंटल कंपोजिशन, के एलिमेंट्स की कंपोजिशन इसके अंदर सेम है। ठीक है, एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन है वो तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं। किस बेसिस पर डिफरेंट है? अभी हम ऊपर समझ कर आ चुके हैं कि आइसोमर्स जो होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब हम फर्दर इसकी डिटेल में मूव करने लगे हैं। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले हम जिस आइसोमेरिज्म को स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। अब इसका दूसरा नाम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ताकि आपको पता हो कि हम वही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट टाइप
of the constitutional isomerism, and that is basically chain isomerism. चेन आइसोमेरिज्म को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले ये देख लो कि चेन आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है। चेन आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है स्केलेटल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्केलेटल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर आप चेन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन इसको बुक्स में किस तरह किया गया, इसको डिफाइन किया गया है एज वेरिएशन इन कार्बन स्केलेटन, ठीक हो गया। कार्बन का जो स्केलेटन है बेसिकली उसके अंदर जो वेरिएशन होगी उसको हम कहेंगे कि ये चेन आइसोमेरिज्म है। अब देखो सबसे पहली बात ये कि जो ये वाली इंफॉर्मेशन है दिस इज़ फ्रॉम केपीके, एंड ये वाली जो इंफॉर्मेशन है दिस इज़ फ्रॉम एसटीबी, ठीक हो गया, रेफरेंसेस हो गए। अब हम नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, भाई इसका मतलब और क्या है, इसको थोड़ा और अगर हम डिटेल में समझें इसका क्या मतलब है। देखो द वर्ड चेन इटसेल्फ सेज दैट कि इसमें चेन का मसला है, और चेन कौन सी वाली भाई, पेरेंट चेन। याद है आपको मैंने नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन पढ़ाई थी भाई। पेरेंट चेन क्या होती है, पेरेंट चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन होती है कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, और इन केस वहाँ पर कोई पेरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इट मस्ट कंटेन दैट पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, और इसमें नंबरिंग उस टर्मिनल से हो जहाँ से पेरेंट फंक्शनल ग्रुप करीब है। देखो एक ही जुमले में हमने सारे रूल्स ही पढ़ लिए। अच्छा अब पेरेंट चेन की बेसिकली जब पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज होंगे ना तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि वेरिएशन इन कार्बन स्केलेटन आई है, ठीक है। और कार्बन के स्केलेटन बेसिकली ये किसको रेफर किया जा रहा है, पेरेंट चेन को रेफर किया जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी, इस वजह से हमने इसको क्या कहा है, स्केलेटल आइसोमेरिज्म। अब तीनों चीज़ें आई होप लॉजिकली कनेक्ट हो गई होंगी। अच्छा अब हम लोग किस तरफ जाते हैं जी, अब हम लोग चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ कि हमें याद हो भाई कि कितने कार्बन एटम से कितने आइसोमर्स उसके बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात ये है कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ना चेन बना के देता हूँ, ये आपके पास जो है वो एक है, और यहाँ पर जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी एक कार्बन था, ठीक है, और यहाँ ये है कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ कि 1 2 3 4 5 6 6 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 6 ये भी हैं, ठीक है। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट यही 4 कार्बन वाली ही है, ठीक है, यही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट 4 कार्बन वाली ही है तो यही सेलेक्ट कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये चेन आइसोमर्स हैं कि नहीं है। यहाँ पर लोग ये करते हैं कि वो जो टेबल बना होता है ना कि भाई इतने कार्बन से इतने आइसोमर्स, लोग उसको चेन आइसोमर्स कह देते हैं, हालांकि वो चेन नहीं है, उस आइसोमर्स के नंबर में चेन प्लस पोजिशनल दोनों हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो यहाँ पर भी आपके पास चेन 4 कार्बन की थी, यहाँ भी 4 कार्बन की थी, भाई ये चेन आइसोमर्स कैसे बन गए, ये तो आपस में फिर कौन से आइसोमर्स होंगे, जब चेन नहीं है तो पीछे बचता है पोजिशनल आइसोमर्स, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने इनमें से एक कार्बन की पोजीशन चेंज करके इसको भी साथ वाले पे लगा दिया है, ठीक हो गया। तो सबसे पहली तो आपकी मैंने ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दी कि वो जो टेबल बना के टीचर पढ़ा रहे होते हैं कि इतने आइसोमर्स बनेंगे इस कार्बन से, वो चेन नहीं है, बेसिकली उसमें पोजीशनल शामिल करके बात की गई है, ठीक हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, एक दफ़ा पोजीशनल आइसोमर्स पढ़ लें, पोजीशनल आइसोमरिज्म, फिर हम इसको ना ड्रॉ करके समझेंगे कि भाई कैसे ये सिस्टम चलता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली पोजीशनल आइसोमेरिज्म, ठीक हो गया। कि पोजीशनल आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। तो पोजीशनल आइसोमेरिज्म को आपने अगर डिफाइन करना है तो इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन जो फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, इसकी जो पोजीशन है अपॉन द सेम पेरेंट चेन, ये डिफरेंट हो जाए, चेंज हो जाए, तो तब हम क्या कहेंगे, ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म। इसको इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मैंने किस पे किया है, इस पे किया है, सेम पेरेंट चेन, ठीक है।
कि सेम पेरेंट चेन होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप पेरेंट चेन चेंज कर दोगे ना, फिर बेशक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी बदल लो, फिर वो पोजीशनल आइसोमेरिज्म नहीं, फिर वो चेन आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन अगर आपने पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो करवाना है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो पेरेंट चेन है वो बेसिकली सेम हो। चलो जी, पहली बात तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे जो टीचर्स भी हैं वो भी पढ़ाते हुए ये चीज़ क्लियर नहीं कर रहे होते। ठीक हो गया। अब हम ना इसकी एग्जांपल्स पर चलते हैं भाई, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई है दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम केपीके टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जी पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। सबसे जो इसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल है दैट इज़ बेसिकली अल्कीन्स, यानी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है। अल्काइंस यानी जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है। ठीक हो गया। अल्कीन अल्काइन के बाद आ जाता है अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स। देन आ जाता है ज़ाइलीन। ज़ाइलीन इज़ अ रियली प्रोमिनेंट एग्जांपल जो कि एमसीक्यू में आती भी है कि ज़ाइलीन जो है वो कौन सा किस्म का आइसोमेरिज्म है, तो वो पोजीशनल आइसोमेरिज्म है। ओ ज़ाइलीन, एम ज़ाइलीन, पी ज़ाइलीन, ये तीनों के तीनों आपस में पोजीशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और आ जाता है जी अल्काइल हैलाइड्स वगैरह। ठीक है, जो भी मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और उनकी पोजीशन आप पेरेंट चेन पे चेंज करोगे तो वो जो है बेसिकली पोजीशनल आइसोमर्स में आएंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले ना हम ज़ाइलीन की थोड़ी डिटेल कर लेते हैं कि ज़ाइलीन की डिटेल्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ना ज़ाइलीन का स्ट्रक्चर देखो। ज़ाइलीन का स्ट्रक्चर है बेसिकली दिस, कि दो दो मिथाइल लगे हो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये। अब ये वाला कौन सा ज़ाइलीन है? ये ओ ज़ाइलीन है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन है ना। ठीक है, जो पोजीशन है दैट इज़ बेसिकली ऑर्थो। ये जो है वो मेटा है और ये जो है बेसिकली पैरा है। अब ओ एम पी ज़ाइलीन तो आपको पता चल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज़ाइलीन के जो पोजीशनल आइसोमर्स हैं, पोजीशनल आइसोमर्स दैट आर बेसिकली 3 इन नंबर। ठीक है, लेकिन ज़ाइलीन के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? यहाँ पर एक बात वेरी करती है। क्यों वेरी करती है भाई? ज़ाइलीन का जो फार्मूला है दैट इज़ बेसिकली C8H10। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, इस बात को लॉजिकली सोचो कि ये दो मिथाइल हैं। ठीक है, अगर आप यही ऐसे लिख दो कि बेंजीन रिंग एक ही है। ठीक है, और ये दो मिथाइल की जगह एक ही कार्बन पर C2H5 यानी इथाइल लगा हुआ है, तो फिर भी फार्मूला तो यही बन जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो, ये आपके पास एक है ना बेंजीन रिंग, और एक ही जगह पर C2H5 है, फार्मूला अब भी सेम है। इसका मतलब क्या हमें पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो टोटल आइसोमर्स है ना, टोटल 2004 ज़ाइलीन के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ पोजीशनल की बात करो तो वो हैं 3। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो 4 को अगर आप नेम करो, ओ एम पी ज़ाइलीन 3 ये हो गए और एक इथाइल बेंजीन। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं जी प्रॉपर ड्रॉ करने की तरफ। ठीक है, कि इन चीज़ों को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर भी बात की थी चेन आइसोमर। देखो, सबसे पहले ना हम लोग एक टेबल बना लेते हैं ताकि ना हमें आसानी हो जाए। ठीक है, टेबल में यहाँ पर आ जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और यहाँ पर आ जाता है आइसोमर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और आइसोमर्स। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके कोई आइसोमर्स नहीं बनते, ना ही पोजीशनल आइसोमर्स बनते हैं, ना ही इनके चेन आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आइसोमर एक ही होगा, मतलब वो खुद ही होंगे। 4 कार्बन से गेम शुरू होती है और 4 कार्बन वाला जो है दैट इज़ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के हम ड्रॉ करते हैं। हम ये चीज़ें ना साथ साथ जल्दी जल्दी ड्रॉ करते जाते हैं ताकि ये चीज़ें याद भी रहें। 4 कार्बन वाला इसको पहले कन्वर्ट करो इनटू 3 कार्बन पेरेंट चेन और यहाँ पर जो है वो कार्बन लगा दो। तो ये क्या बना है बेसिकली? ये आपके पास बना है ब्यूटेन। ठीक है, ये आपके पास बना है 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो, ये आपके पास जो है ये आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे? यहाँ पर पेरेंट चेन की सिलेक्शन करो तो ये एक पेरेंट चेन है, ये एक पेरेंट चेन है, ये 4 कार्बन की है, ये 3 कार्बन की है। तो ऑब्वियस बात है ये चेन आइसोमर्स होंगे।
तो यहाँ पर जो दो आंसर आएगा, टू आंसर आएगा, ये दोनों के दोनों चेन आइसोमर्स हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। नेक्स्ट बात है 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन वाले में कितने होंगे भाई? अभी हम ड्रॉ करके देखते हैं ना। देखो सबसे पहले तो आप ना, जो सबसे पहला आइसोमर बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन का बनता है। ठीक है, फिर आप ये करते हो कि पेरेंट चेन में से एक कार्बन निकाल देते हो, कम कर देते हो और 4 कार्बन की बना देते हो। ठीक है, ये स्टेप्स याद रखो ताकि हर जगह अप्लाई हो। 5 से 4 कर दिया। अब जो टर्मिनल वाला मिथाइल था उसको अपने सेंटर वाले बीच में किसी एक मिथाइल पे लगा दे, वो कार्बन पे लगा देना। तो ये आपके पास बन गया। तो व्हाट वाज दिस कॉल्ड? दिस वाज कॉल्ड एज पेंटेन। ठीक है, पेंटेन ना। और फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब मुझे पहली तो बात ये बताओ कि इसमें पेरेंट चेन देखो, ये 5 कार्बन की है, ये 4 कार्बन की है। तो हम लोगों ने ये दो पता लगाए हैं, ये आपस में क्या है? ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं। चलो अब एक और बन सकता है कि नहीं ये देख लेते हैं। अब बात सुनो, देखो ये 4 कार्बन है। अब कोई क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 4 को भी 3 कर दो? लेट्स सी। 1 2 3 कर दिए। यहाँ पर एक पहले का लगा हुआ था, चौथा कार्बन कहाँ लगाओगे? वो दोबारा से सेंटर पे लगाओ तो क्या चेंज आता है? ऑब्वियस बात है, चेंज तो आएगा। अब जो पेरेंट चेन है वो बेसिकली हर तरफ से 3 ही कार्बन की है। यहाँ से करो तब भी 3 की है, यहाँ से करो तब भी 3 की है। चेन तो आ गया। अब 3 कार्बन की है पेरेंट चेन। ठीक है, और यहाँ पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। और ये क्या है बेसिकली? ये है नियोपेंटेन, या फिर इसको हम कहेंगे 2,2 डाइमिथाइल। ठीक है, और प्रोपेन। ठीक हो गया। अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने बनाई थी जी पेरेंट चेन 5 कार्बन की, फिर 4 कार्बन की, फिर 3 कार्बन की। मतलब ये है कहने का कि आपके पास, आपने ना ट्राई करते रहना, आपने सोचना है कि इससे एक कम पेरेंट चेन वाला फर्दर क्या कोई मेंबर बन सकता है कि नहीं। तो इसके आपके पास 3 बने आइसोमर्स, और तीनों के तीनों क्या थे? चेन आइसोमर्स। इसमें भी दोनों के दोनों चेन आइसोमर्स थे। अब असल बात आती है, और वो बात है बेसिकली हेक्सेन की, 6 कार्बन वाला। ठीक है, अब इसके कितने बनेंगे? ये थोड़ा सा है मुश्किल। चलो जी ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले ना 6 कार्बन की आप जो है वो चेन बना लो। तो एक तो ये बन गया। अब देखो टर्मिनल वाला एक कार्बन निकालो, कहीं सेंटर में लगाओ, यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बनी है? ये 6 कार्बन की चेन। यहाँ क्या बनी है? ये 5 कार्बन की चेन। अब इसको 4 कार्बन में कन्वर्ट करो अगर चेन को, तो क्या बनेगा? 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन की चेन में आप ऐसा करो कि ये जो टर्मिनल वाला था उसको भी यहाँ लगा दो। ठीक है, यहाँ पे जो टर्मिनल वाला था ना उसको यहाँ लगा दो। 4 कार्बन की बन गई। अब क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि 3 कार्बन की चेन बन सकती हो? तो भाई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 3 कार्बन की चेन आप बनाने बैठ जाओ। 3 कार्बन की नहीं बन सकती। आप जितना ट्राई कर लोगे वो एट द एंड 4 कार्बन पे मिनिमम जाएगी। ठीक हो गया। अब मेरी बात गौर से सुने। अब देखें ये जो है, ये तो बेसिकली बन गया ना हेक्सेन। ये जो है दिस इज बेसिकली 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। अब देखो इस 2 मिथाइल हेक्सेन में एक और वैरायटी आप देख सकते थे। क्या वैरायटी? कि ये जो कार्बन एटम है बेसिकली दिस वन, इसको अगर आप इस वाले पे लगा देते तो क्या बन जाता? 3 मिथाइल हेक्सेन, और वो भी तो अलग कंपाउंड है ना। तो आप सबसे पहले तो चेन बनाओगे, 3 चेन आइसोमर। आपने सबसे पहला काम ये करना है नंबर ऑफ आइसोमर्स डिटरमिन करने के लिए, कि आपने चेन आइसोमर्स बना लेना। पहले 6 कार्बन की, फिर 5 कार्बन की, फिर 4 कार्बन की, 3 की बन नहीं सकती, खत्म। अब आपने देखना ये है कि जो आपने पेरेंट चेन छोटी की थी उस पॉइंट पर कितनी वेरिएशंस पॉसिबल हैं। अब यहाँ पर एक ही वेरिएशन पॉसिबल है, और वो ये है कि यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर मिथाइल लगा हो। ठीक है, सॉरी 2 मिथाइल पेंटेन आता है ना यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2 मिथाइल पेंटेन आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर थर्ड कार्बन पर जो है वो लगा हुआ है मिथाइल। तो 3 मिथाइल और आ गया पेंटेन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि सबसे पहली बात ये कि ये जो है ये चेन आइसोमर था, ये जो है ये भी चेन आइसोमर था, और ये जो है ये भी चेन आइसोमर था। ये 3 आपस में चेन आइसोमर्स थे। लेकिन अब देखो, अब मेरी बात बड़ी गौर से सुनो कि ये वाला जो है स्ट्रक्चर, ये वाला,
और ये वाला, क्या ये चेन आइसोमर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी पेरेंट चेन तो उतने ही कार्बन की है। तो फिर ये कौन से आइसोमर है? बेसिकली ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हैं। अब आपको आई होप बात समझ आई होगी कि जब हम टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स लिख रहे होते हैं कार्बन एटम के साथ, तो उसमें पोजिशनल और चेन मिला के लिख रहे होते हैं। अब देखो इस वाले में, देखो नीचे वाले में, इसमें क्या पॉसिबिलिटी, इसका नाम क्या था, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसमें क्या वेरिएशन हो सकती है? ये भी तो हो सकता है ना, ये जो कार्बन है ये भी इसी कार्बन पे लगाओ और एक कार्बन पे दो दो मिथाइल लगे हो, तो इस पॉसिबिलिटी को बना लो जी। ये ये चार कार्बन, इस पे एक ये, एक ये। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? अब पहले ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन था, अब ये क्या हो गया भाई, कॉपी कर लेते हैं जी। अब ये हो गया है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेरेंट चेन देखो भाई, यहाँ पर भी पेरेंट चेन 4 की, यहाँ पर भी पेरेंट चेन 4 की। अब इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों, ये भी पोजिशनल है आपस में, इनका आपस में रिलेशन इज पोजिशनल आइसोमर्स, इनका आपस में रिलेशन इज पोजिशनल आइसोमर, और ये जो तीन है आपस में, ये तीनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं। ठीक हो गया। आई होप अब आपको बातें समझ आ गई होंगी। इसी तरह चाहे इनको क्रॉस में भी कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल हेक्सेन को इससे कंपेयर करने लग जाओ 3 मिथाइल पेंटेन से, चाहे हेक्सेन को इससे कंपेयर करने लग जाओ 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन से। यहाँ पर हेक्सेन था ना, और यहाँ पेंटेन और ब्यूटेन है, तो जिस वजह से हम कहेंगे कि ये आपस में जो है वो चेन है। ठीक है, तो जो चेन और पोजिशनल है दैट इज बेसिकली अ रिलेटिव टर्म। तो आज के लेक्चर से हमें ये पॉइंट पता चलता है कि जो चेन और पोजिशनल वाली बातें हैं ये बेसिकली रिलेटिव है। अब टोटल नंबर गिनो तो एक दो, सॉरी, एक दो तीन चार और बेसिकली पाँच, तो पाँच तो हो गए ये। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ बताना था कि भाई 6 कार्बन एटम्स जब हों तो टोटल कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं, तो वो हम लोगों ने अभी देख लिया कि 5 होते हैं। ठीक है, तो बस आपने यहीं तक याद रखना है, यहाँ तक ड्रॉ भी किया जा सकता है और यहीं तक आता भी है। ठीक है, और इससे आगे वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये याद करने वाले या ड्रॉ करने वाले नहीं है, और दैट इज़ बेसिकली 7 कार्बन वाले के लिए, इसको फिर कलर वही रखते हैं ना, यहाँ पर 6 के लिए 5, 7 कार्बन वाले के लिए 9, और बेसिकली 8 कार्बन तो फिर ये बहुत ऊपर बात चली जाती है, दैट इज़ 18, और 9 कार्बन के लिए 35, और फिर 10 कार्बन के लिए 75। ठीक हो गया। तो अब आपको आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी, एटलीस्ट आपको 6 कार्बन एटम्स तक आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर हो कि क्या बातें चल रही हैं। और अब आपको मैंने बड़ी ही डिटेल में समझा दिया कि उसके अंदर भी क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, बच्चों को नहीं पता होता कि अंदर चेन आइसोमर्स हैं भी कि नहीं, बच्चे सबको चेन समझ रहे होते हैं, हालांकि बीच में पोजिशनल और चेन मिला के हमने ये बातें की हैं। ठीक हो गया। अब देखो 7 के लिए जो है वो 9, 8 के लिए 18, ये वाली बातें कैसे याद रखनी है? देखो अब आपने ना 5 जो है, ठीक है, 5 का डबल किया और उसमें से एक निकाला, क्या बना? 5 का डबल किया और एक निकाला 9। ठीक है, अब 9 को डबल करके निकालना नहीं है, 9 को सिर्फ डबल कर देना है, तो 9 को डबल किया तो क्या बना? 18। ठीक है, ये आपको ना मैं थोड़ा सा बताता हूँ इनको कैसे याद रखना है। 5 को डबल करके एक निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर -1, तो क्या बना है? 9। ठीक है, 9 को सिर्फ आपने डबल किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर 18 को फिर से आपने वो किया जो आपने 5 के साथ किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 36, और 36 - 1 = 35। अब 35 को आपने डबल किया तो 70 बना, तो यहाँ पर एक्सेप्शनली 5 ऐड हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 + 5। तो ये बातें आपने याद रख लेनी है। 5 में आपने बेसिकली डबल में से एक निकाल दिया, 10 में से एक 9 आ गया, 9 को वैसे डबल किया, वहाँ पे एक काटना नहीं है, और फिर यहाँ पे डबल करके फिर से काटा 35, और फिर यहाँ डबल करके 5 ऐड कर दिए। ठीक हो गया। क्यों 5 ऐड किए? इसकी इस तरह लॉजिक बना सकते हो कि भाई शुरू भी तो 5 से किया था, ये वाला सिस्टम सारा शुरू ही 5 से किया था ना, तो 5 ऐड कर दिया। ठीक हो गया, तो 10 तक आपको मैंने याद भी करा दिया। तो चलो जी, हमारा चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म यहीं पर कंप्लीटली प्रॉपरली कवर हो चुका है। अच्छा जी, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट अपनी सब टाइप के ऊपर, दैट इज़ बेसिकली मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा,
मेटामेरिज्म मैंने अभी क्यों सिलेक्ट किया, मैंने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्यों नहीं सिलेक्ट किया या टॉटोमेरिज्म पहले क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेटामेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो है ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं। तो इसके सबसे आसान इसका हल ये है कि मेटामेरिज्म की जो फिक्स्ड एग्जांपल्स हैं उनको आप लोग याद रख लें, ठीक है, ताकि उनके अलावा वाली जो एग्जांपल्स हैं उनमें आप पोजिशनल आइसोमेरिज्म को अप्लाई करें, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग मेटामेरिज्म की जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड मेटामेरिज्म की डेफिनेशन इज के unequal distribution of carbon atoms on each side of functional group। कि जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, ईच साइड का जब हमने लफ्ज़ बोल दिया ना ईच साइड का, तो हमें ये पता चल गया कि जो मेटामेरिज्म है उसके लिए मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं चलेगा। जो फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो जिसकी साइड ही एक हो, बॉन्ड ही एक तरफ से खाली हो, वैलेंसी एक तरफ से खाली हो, तो फिर वो तो नहीं चलेगा। इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ बाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए अप्लाई होगा। पहली तो बात हमने यहीं से सीख ली, ठीक हो गया। अब दूसरी बात इसके बारे में क्या है, इसके बारे में दूसरी बात ये है कि जो इसके मेंबर्स हैं मस्ट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, कि वो सेम होमोलोगस सीरीज में होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं कर रहे ना हम सिर्फ कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर रहे हैं, जिस वजह से वो तो सेम होमोलोगस सीरीज में ही रहेगा ना, ठीक है। और अगर सेम होमोलोगस सीरीज में रहेगा तो इसका मतलब वो मेटामेरिज्म की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, और वो नेक्स्ट बात ये है कि इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं जिनको याद रखना है, आपने बाय हार्ट आपने याद रखना है ताकि आपको जो है वो आसानी हो, ठीक है। अब हम मेटामेरिज्म की एग्जांपल समझने जा रहे हैं। सबसे जो इसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल है दैट इज बेसिकली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है। अब मैंने आपको अमाइंस जो है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस का क्या मतलब है, देखो ऐसे अमाइंस जिनमें नाइट्रोजन एटम 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, वो कैसे होगा, NH3 है ना बेसिकली, अगर NH2 के साथ R लगो, NH3 में से 3 निकाल दो, 2 करके साथ R लगा दो, तो ये नाइट्रोजन बेसिकली 1 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक कार्बन एटम से बॉन्डेड है। अगर आप यहाँ पर NH करके इधर भी R लगा दो, इधर भी R लगा दो, तो फिर ये क्या होगा, 2 डिग्री अमाइन होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स में कार्बन एटम्स को चेंज करके आप मेटामेरिज्म शो कर सकते हो, लॉजिकल भी है। इसी तरह अगर आप तीनों हाइड्रोजन निकाल कर तीनों R लगा दो, तो अब भी आपके पास जो है ये ट्राईवेलेंट हो गया, और यहाँ पर जो है वो तीनों R लगे हुए हैं। तो जब भी आप 2 R में कोई भी पोजीशनिंग चेंज करोगे कार्बन एटम्स की, इधर उधर करोगे, तो मेटामेरिज्म होगा। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि भाई 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस होते क्या हैं, उसमें मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होगा, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली आपकी बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक से ली गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि ईथर्स, ठीक है, ईथर्स हो गए या थायो ईथर्स हो गए, थायो ईथर्स कैसे भाई, ईथर्स होते हैं COC लिंकेज वाले, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, COC का मतलब ये हुआ कि ROR ऑक्सीजन के दोनों तरफ R हैं, तो ऑब्वियस बात है बाईवेलेंट हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह RSR इज फॉर थायो ईथर्स, ठीक है, RSR इज फॉर थायो ईथर्स। तो इस वजह से आपके पास थायो ईथर्स और ईथर्स दोनों मेटामेरिज्म शो करते हैं। देन आ जाता है कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, जिस वजह से ये भी साबित हो गया कि ये भी एक बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और बाईवेलेंट होने की वजह से ये मेटामेरिज्म शो करेगा। देन कीटोन्स के बाद आ जाता है एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है, ऑब्वियस बात है उसके भी दोनों टर्मिनल्स पर जो है वो R ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे कि वो भी मेटामेरिज्म शो करेगा। इसके बाद आ जाता है एस्टर्स। एस्टर्स में भी यही सीन है, एस्टर्स में भी टर्मिनल पे दोनों तरफ R ग्रुप्स हैं, जिस तरह मैं आपको दिखाऊं
COOR, यही होता है ना एस्टर का जनरल फार्मूला। अब इस तरफ भी आर है और इस तरफ भी आर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्टर्स भी मेटामेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जो आपको याद होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटामेरिज्म। अच्छा, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम लोग चलने जा रहे हैं नेक्स्ट अपनी सब टाइप के ऊपर, दैट इज बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आपको पता ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। लेकिन हर सब टाइप में वो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट है। जिस तरह चेन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन डिफरेंट होने से डिफरेंट था, पोजिशनल में पोजीशन ऑफ द पेरेंट फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से डिफरेंट था, मेटामेरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से डिफरेंट था, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में किस वजह से होगा, नाम से ही पता चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यही इसकी बेसिकली एक पहचान थी और डेफिनेशन भी थी। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और दैट इज अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो जी हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बॉक्स बन गया। अब हम लोग एक बीच में लाइन लगा देते हैं जी। चलो, अब यहाँ पर हम लोग लिखते जाते हैं किसका कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। देखो, जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, उसका कीटोन होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, एल्डिहाइड का कीटोन होता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड और का जो है वो एस्टर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो एक एसिड का एस्टर होता है। देन जो एल्कोहल है, एल्कोहल, उसका होता है ईथर। ठीक है, और साइनाइड का बेसिकली होता है आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। चलो जी, अब हम देखते हैं कि भाई इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है। अब मैं आपको ना ये याद करा दूंगा। देखो, CnH2nO, मेरी बात सुनो, एल्डिहाइड और कीटोन जो है इसके अंदर क्या आता है भाई, C डबल बॉन्ड O आता है ना। तो जब इसके अंदर C डबल बॉन्ड O आता है, तो आपको याद है अल्कीन जो है उसके अंदर C डबल बॉन्ड C आता था। बस इस तरह याद रख लो कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, अल्कीन वाला फार्मूला तो होगा ही होगा, CnH2n, और साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में आपको पता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन भी होता है। तो इससे हमें याद हो गया कि भाई ये वाला फार्मूला इसके लिए अप्लाई होगा। समझ आ गई। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, देखो उसमें भी यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों में कार्बोनाइल है, यानी C डबल बॉन्ड O है, तो ये C डबल बॉन्ड C से थोड़ी रिजेम्बलेंस रखता है ना। तो बस इस टेक्निक से याद रख लो कि इसके अंदर भी CnH2n तो होगा ही होगा, लेकिन ऑक्सीजन भी होगा। लेकिन ऑक्सीजन कितने होंगे भला, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में दो दो ऑक्सीजन होते हैं ना, एक कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और एक ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में साइड पर OH वाला ऑक्सीजन, तो O2। तो ये इसका जनरल फार्मूला बन गया भाई, CnH2n और O का 2। अब आ जाते हैं अल्कोहल और ईथर में। देखो, अल्कोहल और ईथर जो है, इट इज़ बेसिकली लाइक ROH है ना अल्कोहल के लिए। अब मुझे ये बताओ कि R जो है इसका जनरल फार्मूला क्या हो सकता है। देखो, अगर आप RH को ना, RH, तो दिस इज बेसिकली फॉर अल्केन, और अल्केन का क्या होगा, CnH2n+2। अगर सिर्फ R कहोगे तो फिर क्या कहना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना। तो अगर आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो +1, ठीक है, वो फिर किसका होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ अल्काइल का, R का। अब R का क्या बनता है जी, CnH2n+1, CnH2n+1, और साथ उसी तरह OH लगा दो। या अगर, अब ये तो जो जनरल फार्मूला बना है, अब इसमें दिखने से लग रहा है कि ये बेसिकली सिर्फ अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। अगर आपने इसको अल्कोहल और ईथर दोनों के लिए बनाना है, तो आप क्या करो भाई, सिंपल है, इस H को निकाल दो और इस H को निकाल कर CnH2n+2 कर दो। समझ आई, H को मिलाओगे, पहले +1 था ना, तो अब +2 हो गया, और यहाँ पर O आ गया। अब ये जो फार्मूला आपके पास बना है ना, ये अल्कोहल्स और ईथर्स दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, और सिंपली आप यहाँ पे ये लिख दोगे, CnH2n+2O। समझ आ गई। चलो, अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, और वो है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अब इसमें सिंपल है कि CnH2n+1
विद CN ग्रुप। ठीक है, क्यों? देखो RCN होता है ना बेसिकली फार्मूला, RCN। तो R का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1, और साथ CN लगा दो तो क्या बन जाएगा इसका जनरल फार्मूला? साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। आइसोसाइनाइड में सिंपल ये होता है कि साइनाइड में CN होता है, इसमें N ट्रिपल बॉन्ड C होता है। ठीक है, और यहाँ पर वैलेंसी खाली होती है, जबकि जो साइनाइड होता है उसमें C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और C पे वैलेंसी खाली होती है। बस फर्क सिर्फ इतना था। चलो जी, तो अब हमें समझ आ गई भाई कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को कैसे डील करेंगे। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपनी सब टाइप के ऊपर, और दैट इज बेसिकली टॉटोमेरिज्म। तो चलें जी, टॉटोमेरिज्म को हम लोग समझते हैं। टॉटोमेरिज्म इज बेसिकली कि सबसे पहली इसकी जो डेफिनेशन है या इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम FTB, और वो ये कहता है कि जो कंपाउंड्स हैं टॉटोमेरिज्म में, टॉटोमर्स आर सच कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? ये इक्विलिब्रियम की वाली जो बात है ये हमें बताती है KPK की बुक कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। तो सबसे पहले कंपाउंड्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये हमने पढ़ा जी कहाँ से? FTB से। और फिर नेक्स्ट बात डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली वो हमने पढ़ी KPK से। ठीक है, KPK सेज दैट कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। और अकॉर्डिंग टू KPK ये जो टॉटोमर्स होते हैं बेसिकली दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्यों भाई? इसकी रीज़न ये है कि जो दोनों टॉटोमर्स हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही चेंज है। इस तरह हम कहते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो उसमें एक में कीटोन है और एक में इनोल है, तो फिर ऑब्वियस बात है एक में इनोल डबल बॉन्ड विद OH है, एक में C डबल बॉन्ड O है, तो ऑब्वियस बात है जब फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम KPK। सही हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर की तरफ चलते हैं, दैट इज कि FTB में लिखा हुआ है एक और इसमें बोल्ड पॉइंट है नोट करने वाला, दैट इज के इट इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ मोबाइल हाइड्रोजन। मोबाइल हाइड्रोजन की टर्म जो है वो FTB में यूज की गई है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मोबाइल हाइड्रोजन की टर्म अगर MCQ में आ जाए तो आपको पता हो कि ये FTB में गिवन थी। ठीक है, स्लैश लगा के इसको प्रोटॉन भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी बेसिकली FTB का पॉइंट है ये भी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर टॉटोमेरिज्म का क्या है? नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ टॉटोमेरिज्म इज कि इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसकी एग्जांपल में सबसे पहली एग्जांपल है एल्डो इनोल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एल्डो इनोल आइसोमेरिज्म। सेकंड एग्जांपल है इसकी कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और थर्ड इसकी जो एग्जांपल है दैट इज बेसिकली ज्विटर आइन। ठीक है, ज्विटर आइन। और जो ज्विटर आइन वाली एग्जांपल है ये बेसिकली हमने ली गई है PTB से, जबकि ये दोनों जो हैं ये बेसिकली ज़्यादा FTB में मैंशन है और बाकी बुक्स में भी मैंशन हैं। ठीक है, लेकिन जो ज्विटर आइन है दैट इज़ मेनली मैंशन इन PTB। चलो जी, अब हम लोग ना टॉटोमेरिज्म की थोड़ी डिटेल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपके पास हमने एक ले लिया है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O विद दिस H, और इसका क्या टॉटोमर बनेगा? ठहरें, इसकी एरो सही लगेगा। अब इसका टॉटोमर कैसे बनेगा कि जो ये मिथाइल है ना, मिथाइल, इसका एक प्रोटॉन निकलेगा, मिथाइल का एक प्रोटॉन निकलेगा, वो प्रोटॉन जाके इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा और यहाँ से जो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई थी वो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। भाई कैसे? ये मिथाइल था ना, इसका CH2 हो गया क्योंकि इसके अंदर से एक प्रोटॉन निकल गया, और वो प्रोटॉन कहाँ जाकर लगा? इस कार्बन के साथ बॉन्ड सिंगल हुआ और OH हो गया। ठीक है, क्यों बॉन्ड सिंगल हुआ? क्योंकि O ने, ऑक्सीजन ने जो अपना एक बॉन्ड था वो प्रोटॉन के साथ बना लिया ना,
तो ऑब्वियस बात है कार्बन से फिर सिंगल करेगा ताकि टोटल दो बॉन्ड्स हो ऑक्सीजन के, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि कार्बन ने आपस में वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली, और ये आपके पास हाइड्रोजन। अब ये वाला आइसोमेरिज्म कौन सा है? ये वाला आइसोमेरिज्म इज बेसिकली कॉल्ड एज एल्डो इनोल आइसोमेरिज्म। कौन सा? एल्डो इनोल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कैसा होता है। ये देखो, मिथाइल है, कार्बोनाइल है, ठीक है, इस तरफ भी मिथाइल है। अब किसी भी एक मिथाइल का ले लो आप प्रोटॉन और उसको शिफ्ट कर दो, ठीक है, किसी भी एक मिथाइल का प्रोटॉन ले लो, उसको शिफ्ट कर दो। अब इसी वाले का हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड O, नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं, C सिंगल बॉन्ड OH होगा ना, इसका प्रोटॉन जो है वो उसी तरह शिफ्ट हुआ ना इस ऑक्सीजन की तरफ, तो इन दोनों का आपस में बॉन्ड डबल हो गया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कार्बन का सिंगल हो गया क्योंकि एक ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लिया, और यहाँ पर भी मिथाइल। सो दिस विल बी कॉल्ड एज कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। अब मैं ना आपको एक बड़ा ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने इनोल दे दिया और वो पूछे आपके पास कि इसमें कौन सी किस्म की आइसोमेरिज्म हुई है, लाइक टॉटोमेरिज्म में से कौन सी, तो आपने ये देखना है कि ये जो OH है, OH, ठीक है, ये जो OH है ये अगर तो किसी ऐसे कार्बन पे लगा है जो कि टर्मिनल कार्बन है, ठीक है, टर्मिनल कार्बन, तो फिर ये क्या है? एल्डो इनोल। ठीक है, इसी तरह ये जो कार्बोनाइल है, फॉर एग्जांपल इसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, तो फिर ये कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा? एल्डो इनोल। यहाँ से भी पता लग सकता है हमें, यहाँ से भी पता लग सकता है। अब कीटो इनोल का हमें कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जांपल ये OH एक ऐसे कार्बन से लगा है जो टर्मिनल पर नहीं है, उसके लेफ्ट राइट दोनों तरफ कार्बन्स हैं, तो फिर ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। और यहाँ से तो साफ जाहिर होगा कि कीटोन है तो कीटो इनोल देगा। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों की बातें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो जो PTB में लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली अ ज्विटर आइन। कि ये देखो, जो एक जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का वो क्या होता है? अमाइनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कि कार्बोक्सिल है, इधर है अमाइनो ग्रुप, इधर है एक साइड चेन, इधर है एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन जो है इसको कहा गया है कि ये कार्बन है बेसिकली अल्फा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका प्रोटॉन है, इसका प्रोटॉन है, ये जाके शिफ्ट करता है और जाकर लग जाता है अमाइनो पर, इसका प्रोटॉन शिफ्ट करके अमाइनो पर लग जाता है। और ये देखो कि जो अब टॉटोमर बनेगा वो कैसा होगा, देखो उसी तरह R है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये है COO नेगेटिव यानी कार्बोक्साइलेट आइन होगी इसके अंदर, और इसी के साथ NH3 पॉजिटिव आइन होगी। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो चार्जेस डेवलप हो गए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है दैट इज बेसिकली क्रिएटेड विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ एज इट कंटेन्स अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल विद इन इट। ठीक हो गया, तो एक बात तो आपको ये समझ आ गई, और दूसरी ये कि इसके अंदर प्रोटॉन शिफ्टिंग हुई कैसे, ये भी आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो इस जो टॉटोमेरिज्म की एग्जांपल है जिसमें अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भला? ज्विटर आइन। ठीक है, और ये एक बाइपोलर आइन है क्योंकि इसी के अंदर दो पोल्स जनरेटेड हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहे कि एक सॉल्यूशन है उसके अंदर कंप्लीटली ज्विटर आइन प्रेजेंट है, तो क्या ये बात ठीक होगी? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज्विटर आइन इज बेसिकली अ टॉटोमर। ठीक है, और जब आप ज्विटर आइन को एक सॉल्यूशन में डालते हो तो ज्विटर आइन सिर्फ ज्विटर आइन की फॉर्म में नहीं होता, वो इक्विलिब्रियम में होता है विद इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड दैट इज आल्सो न्यूट्रल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैसे न्यूट्रल था और राइट हैंड साइड पे भी न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स क्रिएटेड विद इन इट। ठीक हो गया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि भाई एलेनिन एक अमाइनो एसिड था, ठीक है, और उसको सॉल्यूशन में डाला, उसका ज्विटर आइन करस्पॉन्डिंग बना और ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो आप बताएं कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो मैंने ऊपर आपको बताया है कि ये बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। ठीक है, वो आपको कोई भी एग्जांपल दे के इनमें से कोई भी पॉइंट उस पर अप्लाई करवा सकते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारी बात थी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जो कि हमारा हुआ जाता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट क्लास ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ, और दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलें जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्लास है
दैट इज बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है इसका दूसरा नेम है कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म इसका दूसरा नाम है। वैसे तो इसकी दो टाइप्स हैं, अगर आपको मैं केपीके की बुक के अकॉर्डिंग डिटेल बताऊं तो इसकी ना बेसिकली दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक इसकी टाइप है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल, और एक इसकी टाइप है कन्फिगुरेशनल, कन्फिगुरेशनल। ठीक है, अब जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है दैट एग्जिस्ट ओनली इन अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स में होता है ये। जबकि जो कन्फिगुरेशनल है इसमें फर्दर दो टाइप्स हैं, एक टाइप है ऑप्टिकल, एक टाइप है ज्योमेट्रिकल। ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनिए, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ना, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दिस इज नॉट टू बी स्टडीड एज पर आर प्रोवाइडेड करिकुलम, क्योंकि हमारी किसी भी टेक्स्ट बुक में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की डिटेल नहीं है, सिर्फ केपीके की टेक्स्ट बुक में इसकी क्लासिफिकेशन थी जो कि मैंने आपको पढ़ा दी। अब हम लोग प्रॉपर जिस चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे दैट इज बेसिकली दिस कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। तो देखें, कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म जो है ना इसकी दो सब टाइप्स हैं। ठीक है, कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म की दो सब टाइप्स हैं। पहली है जी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी सब टाइप है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आल्सो नोन एज सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब हम सबसे पहले जिस टाइप को स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम स्टडी करते हैं और देखते हैं उसकी डिटेल्स क्या क्या हैं। अच्छा, अब हम ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले स्टडी करने लगे हैं कि भाई लाइट जो है ना, हमारी लाइट, इसकी नेचर को हम देखने लगे हैं। ठीक है, कि लाइट बेसिकली इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो, कोई भी लाइट रे मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो उसके अंदर हैं फोटॉन्स। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल एक फोटोन है। ठीक है, वो फोटोन बेसिकली या फिर वो लाइट रे बेसिकली हर डायरेक्शन में बेसिकली वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, हर प्लेन में वो वाइब्रेट कर रहा है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जी प्लेन, तीनों प्लेन में उसकी वाइब्रेशन चल रही है। ठीक है, अब इस लाइट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इस लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक हो गया। तो अब अनपोलराइज्ड लाइट है ये। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो लाइट रे है वो हर प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक यूज़ करो पोलराइज़र। पोलराइज़र एक ऐसा मटेरियल है जो इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। अब पोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब है? पोलराइज्ड लाइट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये लाइट का वही फोटोन है, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। सिंगल प्लेन में जब वो वाइब्रेट करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट। अब आपको ये समझ आ गई कि पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट में फर्क सिर्फ इतना है कि नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन पोलराइज्ड लाइट में एक ही है, जबकि अनपोलराइज्ड लाइट में मल्टीपल है। और इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है बेसिकली, जिसका भी हमने नाम भी लिया, दैट इज बेसिकली अ पोलराइजर। अब पोलराइजर क्या क्या हो सकता है जी? पोलराइजर कैन बी अ नाइकोल, इसका दूसरा नाम है कैल्साइट। ये उसकी मतलब बिल्डिंग है, लाइक ये पोलराइजर जो है ये किस चीज़ से बिल्ड हुआ है, नाइकोल या कैल्साइट, या फिर इसको हम कहते हैं CaCO3। ठीक है, इसके लिए हम लोग और क्या यूज़ करते हैं, पोलरॉइड लेंस भी यूज़ कर सकते हैं, पोलरॉइड लेंस। ठीक हो गया। चलो जी, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सब की सब टेक्स्ट बुक्स हैं। ठीक है, FTB और STB एंड KPK, इन तीन बुक्स में बड़ा ही डिटेल में ये टॉपिक लिखा है, उसको कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। अच्छा, अनपोलराइज से पोलराइज में कन्वर्ट कर लिया जी। अब मुझे ये बताएं कि जो कोई भी लाइट का एक फोटोन है, ठीक है, ये फोटोन चल रहे हैं, सॉरी इसको ना थोड़ा प्यारा बनाते हैं तो मज़े का नहीं लग रहा। ये देखें जी, ये फोटोन है जी, ये पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, यानी सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, ये वो लाइट है। अब इसको फॉर एग्जांपल आप जो है ना एक प्रिज्म से गुजारते हो, प्रिज्म, ठीक है, लाइट को एक प्रिज्म से गुजारते हो, तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट जो है ना, लाइट उसको अपनी वेवलेंथ में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। आपको पता है ना जो वाइट लाइट है वो मल्टीपल वेवलेंथ से मिलके बनी है, तो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ जो हैं उसको, लाइट के रे को उसमें स्प्लिट कर देता है। अब लाइट की मल्टीपल वेवलेंथ में जो है वो रेज निकल आई हैं। अब जो ये लाइट थी, दिस लाइट इज बेसिकली नोन एज पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉलीक्रोमैटिक लाइट किसको कह रहे हैं, वाइट लाइट को, जो नॉर्मल वाइट लाइट है। पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी अपॉन द लाइट रेज कि वो कितने प्लेन्स में वाइब्रेट करें। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ें कि वो लाइट रे कितनी वेवलेंथ से मिल के बना है, ठीक है। अगर तो वो मल्टीपल वेवलेंथ से मिलके बना है यानी वो वाइट लाइट है, तो उसको हम कहेंगे पॉलीक्रोमैटिक लाइट, यानी उसके अंदर मल्टीपल वेवलेंथ्स हैं। अब प्रिज्म ने जो अलग अलग लाइट कर दी है उसमें से कोई एक अगर आप लाइट रे पकड़ लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक पकड़ लो, तो दिस लाइट रे इज बेसिकली अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। और वो चीज जो इस पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट करती है, ठीक है, इस पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट करती है, दिस थिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मोनोक्रोमैटर। समझ आ गई। अब आई होप आपको समझ आ गई कि लाइट की क्लासिफिकेशंस जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ठीक हो गया। अब मैं ना बड़ी ही सिंपल करके डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको समझ आएगी बेसिकली कि यहाँ पर काम हो क्या रहा है, कि ये हम लोग किस लिए समझ रहे थे। देखो आपने ना लाइट रे भेजा और दिस लाइट रे इज बेसिकली ऑलरेडी पोलराइज्ड, ठीक है, पीछे आपने पोलराइजर लगाया हुआ था और ये पोलराइज्ड लाइट है जो कि लाइट सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। अब ये गुजरती है जी इस सॉल्यूशन में से और ये सॉल्यूशन बेसिकली पड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसको रियल लुक देते हैं। चलो ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब जब इसमें से गुजरेगी तो यहाँ पर जो है ना एक डिटेक्टर लगा होगा, ठीक है, एक अदद यहाँ पर जो है वो डिटेक्टर लगा होगा, ठीक है, जो इसमें से निकल कर आने वाली लाइट को कैप्चर कर रहा होगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक प्लेन ड्रॉ करो, ठीक है, अगर तो इस तरफ को आप लेफ्ट कंसिडर करो और इस तरफ को आप राइट कंसिडर करो, ठीक है, तो इस ऑप्टिकल आइसोमर की जो नेचर है वो आपको पता चलेगी। फॉर एग्जांपल ये जो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पर अंदर प्रेजेंट था सॉल्यूशन में, अगर तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो उसने क्या किया, उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरफ रोटेट किया, उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरफ रोटेट किया, राइट, ठीक है, राइट। पॉजिटिव आइसोमर कहते हैं इसे या डेक्स्ट्रो कहते हैं, डेक्स्ट्रो, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं ना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, उसमें से एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और वो राइट पे रोटेट करता है इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, इसने इस सॉल्यूशन में से अपने आप को पास किया, पास होने के बाद ये मूव की राइट की तरफ, ठीक है, और अगर राइट की तरफ मूव की तो वो क्या थी बेसिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव करती, अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव करती तो फिर हम लोग कहते कि दिस इज बेसिकली अ लीवो रोटेटरी, ठीक है। लीवो रोटेटरी के लिए हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव आइसोमर, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ मूव करने वाली, लेफ्ट। अच्छा जी, तो ये बेसिकली थी। अब एक वक्त में लाइट या तो लीवो रोटेटरी की तरफ जाएगी
या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी की तरफ जाएगी, ठीक है। और वो जिस एंगल पे शिफ्टिंग होगी उस एंगल को हम लोग कहते हैं अल्फा, एंगल अल्फा, ठीक है। और ये अल्फा जो है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन, कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन एंगल, ठीक है। अल्फा डिग्रीज पर ये रोटेट की, चाहे वो लीवो है चाहे वो डेक्स्ट्रो है, किसी तरफ तो रोटेट करेगी। अगर तो वो लीवो है तो वो नेगेटिव अल्फा होगा, यानी स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव में होगी और 60 डिग्री लिखा होगा एंगल के। अगर वो राइट की तरफ होगा तो वो पॉजिटिव में होगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली लीवो और डेक्स्ट्रो को हम जज कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना उनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी सेम होती हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। और ये बात बेसिकली लिखी हुई है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि देखो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उनको हम डी आइसोमर्स भी कहते हैं, डी आइसोमर्स। और ये डेक्स्ट्रो, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि राइट पे रोटेट करने वाले, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट जो करते हैं। और एल आइसोमर यानी लीवो रोटेटरी आइसोमर, और वो होते हैं नेगेटिव, यानी लेफ्ट पे रोटेट करने वाले। चलो जी, यहाँ तक आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं जी फॉर एग्जांपल आपने डी आइसोमर और एल आइसोमर के सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने ये एक सॉल्यूशन था, ठीक है, सॉरी मजे का नहीं बना, एक ये हो गया और इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, ये रहा, ठीक है। तो आपने ये किया है बेसिकली कि ये इसके अंदर जो है ना, ये डेक्स्ट्रो था फॉर एग्जांपल, ये इसके अंदर जो है वो लीवो था। आपने ये किया कि इन दोनों को इंटरमिक्स किया और ये इक्वल प्रोपोर्शंस में किया, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शंस में इंटरमिक्सिंग की है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो रिजल्टिंग आपके पास सॉल्यूशन आएगा ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। ये बेसिकली देखने वाली बात थी। चलो, तो इसके अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी दैट विल बी ज़ीरो, अल्फा जो है दैट विल बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जितना कुछ आपने डेक्स्ट्रो लिया था उतना कुछ आपने लीवो लिया था, और जब आप इनको मिक्स करते हो तो इनका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर इक्वल अमाउंट्स में मिक्स किया जैसा कि हमने बोला तो फिर ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज होके अल्फा एंगल जो है वो ज़ीरो आएगा, और इस मिक्सचर को हम लोग नाम देते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। कि इसके अंदर से जब आप प्लेन पोलराइज लाइट गुजारोगे तो वो बगैर किसी तरफ रोटेट किए स्ट्रेट मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ रेसमिक मिक्सचर, और इसके अंदर जो फिनोमिना हुआ है उस फिनोमिना को हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ठीक है। एक्सटर्नल कंपेंसेशन का यहाँ पर मैकेनिज्म यूज हुआ है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जी कंडीशंस, कि भाई कौन कौन सी जो है वो कंडीशंस होती हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि उसके अंदर कायरल सेंटर हो, कायरल सेंटर हो, ठीक है। अब इस कायरल सेंटर को कितने नाम दिए गए हैं, ठीक है। कायरल सेंटर को हम एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं, सेंटर,
ठीक है। इसका दूसरा नाम है जी स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, ये सब के सब बुक में है। देन इसका तीसरा नाम है एंड दैट इज बेसिकली डायसिमेट्रिक सेंटर, डायसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों ही बेसिकली केपीके में गिवन है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो नाम एक ही चीज़ के, तो ये बात आपको पता हो। और कायरल सेंटर को आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो? उसको कहते हैं एस्टेरिस्क। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली दिस, वो जो स्टार सा बना होता है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी बात की तरफ। वो ये है कि जो डायसिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये एफटीपी में गिवन है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ, और वो ये है कि अब हम लोग ना एग्जांपल्स पे ये सब कुछ अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है इसकी लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो जी। स्ट्रक्चर ये है COOH CH3 HOOH। ठीक है, अब यहाँ पर आप बनाओगे एक अदद, क्या सॉरी, एक तो ये भी फजूल, ये इस तरह करके ना ये मिरर रख दिया आपने। ठीक है, ये आपने रखा है मिरर, और जब आपने मिरर रखा तो फिर यहाँ पर ये हुआ कि ये चीज़ जो है वो उल्ट हो गई। ठीक है, कि उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गई, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब दो चीज़ें एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हों तो उनको हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, दो चीज़ें जब आप एक चीज़ के आगे उसका मिरर रखते हो तो जो आगे उसकी इमेज फॉर्म होती है वो बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास टोटल चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसको आप इसके ऊपर रखो तो ये इक्वल नहीं बनता। देखो COOH तो ऊपर से सेम बनता है, नीचे से CH3 भी सेम बनता है, लेकिन ये भी तो देखो ना, ये जो OH है, यहाँ पर OH आ रहा है और वहाँ पर उसका H आ रहा है, यहाँ पर इसका H आ रहा है, वहाँ उसका OH आ रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सेम ही बनता है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, और लेकिन है मिरर इमेज, क्योंकि मिरर रखा था, तो इसको हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब इसमें से डेक्स्ट्रो कौन सा है और लीवो कौन सा है, हमने ये पता लगाना। इसके लिए ना मैं आपको बड़े ही एक प्रॉपर ना टेक्निक या कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा कि ये चीज़ हम अप्लाई कैसे करते हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि आपने कायरल सेंटर जो है वो उसके ऊपर स्टार लगा देना है, और इधर भी स्टार लगा देना है। आपको पता है ये कायरल सेंटर है। अब देखना है कायरल सेंटर की किस तरफ जो है वो कम एटॉमिक नंबर वाला एटम है। अब देखो इस कायरल सेंटर के बिल्कुल साथ हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन है जी, अब आपने इस हाइड्रोजन से मूव करना है टुवर्ड्स दैट एटम जिस एटम के पास ज़्यादा एटॉमिक नंबर है या ज़्यादा बल्कि है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर CH3 है, तो देखा जाए तो पहला कार्बन तो यहाँ से भी कार्बन ही है, यहाँ से भी कार्बन ही है। ठीक है, तो उसका तो इतना मसला नहीं है। अब उसके आगे देखो, उसके आगे ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ऑब्वियस बात है ये जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। तो आप किस तरफ मूव करोगे? इस तरफ मूव करोगे, और कार्बोक्सिल से फिर ऑब्वियस बात है आप नीचे की तरफ मूव करोगे। ठीक है, ये रोटेशन कौन सी लग रही है भाई? ये रोटेशन जो मैंने अभी बनाई है, जो अभी हम लोगों ने सीख के बनाई है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ क्लॉकवाइज रोटेशन। इस तरह क्लॉक चलती है ना, तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि डेक्स्ट्रो जो है वो राइट की तरफ रोटेट करती है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। क्लॉकवाइज, सॉरी इसको ना पेन चेंज करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, या फिर टूवर्ड्स राइट भी इसी को कहते हैं, टूवर्ड्स राइट भी इसी को कहते हैं, और इसी को हम लोग डेक्स्ट्रो भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको देख के मैंने पहचानना सिखा दिया कि डेक्स्ट्रो किस तरह पता चलता है और लीवो किस तरह पता चलता है। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी नहीं बताने लगा कि हमने देख के कैसे पता चला कि ये डेक्स्ट्रो या लीवो है। बेशक अपनी अपनी बुक्स में अप्लाई करके देख लो इसको। ठीक है, अब अब हम चलते हैं जी, ये जो मिरर इमेज बना है इसका क्या भाई हिसाब किताब है। ये देखो कि यहाँ पर अब देखो
इस तरफ से शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बोला था कम एटॉमिक नंबर से शुरू करते हैं। अब नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, ऑब्वियस बात है ऊपर जाएंगे ऊपर ज़्यादा बल्किनेस है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। फिर इस COOH से हम लोग इसकी तरफ जाएंगे, ऑब्वियस बात है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन से कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल से OH, ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिखते जाओ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक के उल्टा चल रहा है भाई, और टुवर्ड्स फिर किस तरफ चलेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट चलेगा, सीधी बात है। और फिर ये होगा क्या, लीवो या डेक्स्ट्रो? ऑब्वियस बात है लीवो की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो लीवो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करता है, और लीवो रोटेटरी होता है। इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। अब आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, और हम लोगों ने ना इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लिया कि ये भाई इसके अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है वो मैकेनिज्म क्या है। असल मज़ा हमें अब आएगा जब हम इसको टार्टैरिक एसिड पे स्टडी करके देखेंगे कि टार्टैरिक एसिड पे इस चीज़ को हम कैसे स्टडी करते हैं। अच्छा जी, तो पहले कलर स्कीम देख लें। अच्छा जी, ऑरेंज से करना। ये देखो जी, टार्टैरिक एसिड लिखते हैं, टार्टैरिक एसिड, ठीक है। अब टार्टैरिक एसिड का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर इज के ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बोक्सिल, यहाँ पर कार्बोक्सिल, ठीक है। तो ये तो बातें आपको पता ही होंगी। अब इसके इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, तो ये आपके पास ना 4 बनते हैं। यहाँ पर 3 तो बनाए ना, एक ये आपने मिरर रखा था, और ये हम लोग एक और बनाएंगे जो मैं आपको भी समझाऊंगा, और चौथा मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो जी, ये हम लोगों ने ना शीशा रख दिया। नज़र तो आपको नहीं लग रहा शीशे की तरह, लेकिन है ये शीशा ही, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ये जो है ना हम लोग यहाँ पर लगाते हैं HOH लगाते हैं ना, HOH, OH, H। अब यहाँ पे उल्टा होगा उसका, OH, H, HOH, ठीक है। अब हम लोग ना पहले वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, इसको फिलहाल छोड़ दो तीसरे वाले को, पहले वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। भाई क्या सिस्टम था इसमें, ये हाइड्रोजन से आपने मूव किया। अब यहाँ देखो कायरल कार्बन्स कौन कौन से हैं, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और ये भी कायरल है। कायरल होता क्या है? कायरल कार्बन इज अ कार्बन दैट इज बेसिकली बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स। उसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट तरह की चीज़ों से सेटिस्फाई हुई हुई हैं, ठीक है। उसकी कोई भी 2 या 3 वैलेंसीज, कोई भी 2 वैलेंसीज जो है वो सेम नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ से इस कायरल कार्बन है, यहाँ भी कार्बन से बॉन्ड किया, यहाँ भी कार्बन से। कार्बन की बात नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल देखो कि वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप से सेटिस्फाई हुई है, और यहाँ इस पूरे ग्रुप से, इस पूरे ग्रुप से सेटिस्फाई हुई है, जिस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अब आपको आई होप समझ आ गई हुई कायरल कार्बन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो इस हाइड्रोजन से आपने मूव किया इस तरफ, इस कार्बोक्सिल से मूव किया इस तरफ, ठीक है। अब नीचे वाले उसमें आ जाओ कायरल कार्बन में। इस कायरल कार्बन में से जो ये सारा सिस्टम शुरू होगा, ये इस प्रोटॉन से शुरू होगा, इस हाइड्रोजन से शुरू होगा। अब इस हाइड्रोजन ने एज यूजुअल इस तरफ मूव करना है, और इसने फिर से इस तरफ मूव करना है। इससे हमें क्या पता चला कि ये टार्टैरिक एसिड की जो ये वाली फॉर्म है, ठीक है, इसके 2 हाफ्स हैं, 2 कायरल सेंटर्स हैं ना। तो इसमें 2 हाफ्स हैं, एक कायरल सेंटर किस तरफ घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये कायरल सेंटर किस तरफ घुमा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। यानी द बोथ हाफ्स ऑफ दिस specific tartaric acid molecule are superimposing each other and resulting in the net direction of clockwise rotation, clockwise rotation। इसको हम क्या कहते थे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक हो गया। और इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ गया। अब देखो दूसरा वाला देखो, जो इसके मिरर इमेज था, उसने ये किया कि ये हाइड्रोजन है, ये इस तरफ मूव किया, ये इस तरफ मूव किया, ठीक है। और यहाँ पर से ये वाला हाइड्रोजन लोगे ना, तो ये इस तरफ मूव किया और ये इस तरफ मूव किया। अब ये देखो कि ये क्लॉक के उल्टा चल रहा है, जिस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला जो है दिस इज बेसिकली अ लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, सॉरी इसको ना, सॉरी ये देखो इसको हम लोग पहले कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये होगा लीवो
नेगेटिव। ठीक हो गया। अब मैंने आपको ना इसके अंदर का कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें चल कैसे रही हैं। अब ये दो बातें तो आई होप आपको समझ आ ही गई होंगी कि ये जो अब दो हाफ वाला मॉलिक्यूल भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट बात देखो, अब एक टार्टेरिक एसिड ऐसा इसकी इसकी तीसरी फॉर्म ऐसी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है। पहले क्या था, पहले ये था कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जो है ना क्लीव करने लग जाओ, क्लीव करो तो ऊपर वाला हाफ अलग है, नीचे वाला हाफ अलग है। कैसे कि यहाँ हाइड्रोजन था तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोक्सिल था यहाँ हाइड्रोक्सिल नहीं था। इसी तरह यहाँ पर भी यही था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप क्लीवेज कर रहे हो तो फिर देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो बड़ा ही अजीब सिस्टम हो रहा है। यहाँ पर तो आपको क्या मिल रही है भाई, यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। क्या मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री का, कि ऊपर वाला हाफ जो है और जो नीचे वाला हाफ है, ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ ये दोनों तो आइडेंटिकल निकले। और जब ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ आइडेंटिकल हो जाएं, यानी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव। टार्टेरिक एसिड की ये वाली जो फॉर्म है दिस इज बेसिकली इनएक्टिव। तो हम लोग ऊपर जहां बात कर रहे थे कंडीशंस की, तो एक तो कंडीशन हमने कायरल सेंटर की पुट की थी, दूसरी कंडीशन अभी हमने पुट नहीं की थी, दैट वाज के नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री के मॉलिक्यूल में कोई ऐसे दो हाफ नहीं होने चाहिए जो आइडेंटिकल हो जाए। ठीक हो गया। अब ये देखो यहाँ पे हालांकि दो कायरल सेंटर्स थे, फिर भी ये जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो कायरल इसका मतलब यह है कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसकी अगर सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं हो सकता। लाइक एक कंडीशन ये है ना कायरल सेंटर हो, अगर सिर्फ कायरल सेंटर होने से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता तो फिर ये वाली फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं है। अब हम इसको ना थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। जो भाई मैंने जो आपको पीछे बातें बताई हैं उनका तो रूल, उनकी जो एप्लीकेशन है वो तो समझ ही अब आएगी कि भाई वो एप्लीकेशन उसका फ़ायदा क्या हुआ हमें। देखो ये COOH है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ OH है और यहाँ पे OH है। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर ना हम लोग वही वाला जो है वो सिस्टम अप्लाई करते हैं कि ये वाला कार्बन भी कायरल था, ये वाला कार्बन भी कायरल था। अब यहाँ पर ना उसमें रोटेशन करवाओ, हाइड्रोजन से कार्बोक्सिल की तरफ, कार्बोक्सिल से फिर हाइड्रोक्सिल की तरफ। ठीक है। अब इस कार्बन का देखो तो इसका हाइड्रोजन से इस कार्बोक्सिल की तरफ, इसका हाइड्रोक्सिल की तरफ। अब खुद देखो कि ऊपर वाला जो हाफ है, ऊपर वाला जो हाफ था वो तो इसको पंप कर रहा था क्लॉकवाइज, लाइट को रोटेट करवा रहा था क्लॉकवाइज, जबकि जो नीचे वाला हाफ है वो लाइट को रोटेट करवा रहा था एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ऐसे केस हो जाएगा तो खुद देखो कि मॉलिक्यूल अपना एक हाफ उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है और उसी का दूसरा हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है। और ऑब्वियस बात है जब एक ही मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ्स हैं तो वो इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ ये काम करवाएंगे और ये क्या होगा, नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये उस सब कॉन्सेप्ट को समझने का फायदा था जो आपको अब हुआ है कि भाई ये जो टार्टेरिक एसिड की ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, द फॉर्म इन विच द second condition for optical isomerism is not satisfied, that is it contains the chiral carbon atoms but still due to having the plane of symmetry it is not an optically active isomer. This form is basically called as mesoform, mesoform of tartaric acid। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है वो हम लोगों ने देख लिया। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना की समझ नहीं आती। बुक में लाइंस तो लिखी होती हैं लेकिन उस लाइन का मतलब ही नहीं समझ आता कि भाई इस लाइन का मतलब है भाई इंटरनल कंपनसेशन, के मॉलिक्यूल के अंदर ही इस चीज की कंपनसेशन हो रही है। समझ आई? मॉलिक्यूल के अंदर ही एक हाफ दूसरे हाफ कंपनसेट कर रहा है, जिस वजह से वो जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है और दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज मीसोफॉर्म। इसी तरह अब एक और कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप ये डी फॉर्म यानी ये जो डेक्स्ट्रो फॉर्म है और ये लीवो फॉर्म है, इन दोनों के इक्वल मिक्सचर्स को मिक्स कर दो तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी अ रेसमिक मिक्सचर ऑफ टार्टेरिक एसिड और उसकी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होगी। लेकिन रेसमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड में फ़र्क ये होता है कि मीजो कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन होती है, उसके अंदर विद इन द मॉलिक्यूल ही सारा मैकेनिज्म होता है, जबकि जो रेसमिक मिक्सचर है दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल कंपनसेशन फिनोमेना, क्योंकि उसके अंदर आप दो एक्सटर्नली सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो। ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ओके जी, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सब क्लास ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट इज रेफर्ड टू एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं भाई कि इनके ओरिजिन क्या क्या है। ठीक है, कि सिस और ट्रांस का बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होता है। तो सिस यहाँ लिखते हैं जी और यहाँ लिखते हैं जी ट्रांस। इन दोनों का ही ओरिजिन जो है वो लैटिन लैंग्वेज से होता है, लैटिन। ठीक है, अब देखो कि सिज का क्या मतलब है, ट्रांस का क्या मतलब है। जो सिज है बेसिकली वो निकला है सिजॉइड से जॉइड, जिसका मतलब है सेम साइड। जो ट्रांस है वो लैटिन वर्ड ट्रांसॉइड से निकला है, जिसका मतलब है ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड। तो चलें जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई। और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज बेसिकली फ्रॉम द बीटीवी। जबकि केपीके में थोड़ी सी वेरिएशन है। केपीके में वेरिएशन ये है कि वहाँ पर लैटिन वर्ड सिर्फ सिज को लिया गया है और यहाँ पर लैटिन वर्ड सिर्फ ट्रांस को लिया गया है। और उसका मतलब ये बताया उन्होंने कि सिज का मतलब है जी ऑन दिस साइड और ट्रांस का मतलब है जी अक्रॉस। ठीक है, लिख देता हूँ ऑन दिस साइड और ट्रांस का मतलब उन्होंने लिया अक्रॉस। ठीक है, तो दोनों ही ठीक हैं। क्यों? क्योंकि बीटीबी में उन्होंने सिजॉइड लिया है ना, तो सिजॉइड का मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ट्रांसॉइड में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये बेसिकली केपीके की इन्फॉर्मेशन होगी। चलो जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि सिज और ट्रांस आइसोमर्स में हम लोग किस तरह फ़र्क करते हैं और ये बेसिकली किन किन चीज़ों में हम लोग इनको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है जी डबल बॉन्ड्स। जो अल्कीन्स हैं लाइक डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स में मैं आपको ना बताता हूँ। डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री या फिर 4 डिग्री अल्कीन्स में ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। अब सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं साथ ही, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि भाई कैसे। देखो, एक है ना फॉर एग्जांपल इथीन। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ 2। अब देखो यहाँ पर ना, अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दो यहाँ से, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ पर जो है वो ऐसे कर दो कि ये जो है एक मिथाइल लगा, एक हाइड्रोजन है, पीछे एक हाइड्रोजन बचा, एक मिथाइल है। तो सबसे पहली कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ वो ये है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है वो दो सेम ग्रुप से डबल बॉन्ड नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब ये देखो, ये CH2 है ना, ये डबली बॉन्डेड कार्बन था, इसने दोनों ही हाइड्रोजन से डबल बॉन्डिंग की हुई है, सिंगल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। और ये कौन सी डिग्री अल्कीन है? ये है 1 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी एक हाइड्रोजन फिलहाल सब्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग देखते हैं 2 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होती है। वो ये होती है कि CH डबल बॉन्ड विद CH। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन को फैलाकर अगर आप लिखें, ठीक है, लाइक ऐसे करके लिखें आप, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक मिथाइल है, इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया और इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी डिग्री अल्कीन होगा? ये 2 डिग्री अल्कीन होगा। 2 डिग्री की इसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस आ गई। अब जिस एग्जांपल की मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज बेसिकली या 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। उसके अंदर कैसे होता है भाई? उसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब ये वाला हाइड्रोजन था ना, यहाँ मिथाइल लगा दो, पहले यहाँ पे मिथाइल लगा दो। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स थे फॉर एग्जांपल, उनमें से कोई एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन को हटाना है, तो अगर तो आप इसको हटाकर यहाँ पर एक मिथाइल लिख दो तो फिर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल तो सेम हो जाएंगे। ठीक है, एक कार्बन को सेम मिथाइल से बॉन्डेड नहीं, सेम ग्रुप से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर मिथाइल तो नहीं लगा सकते। ठीक है, मिथाइल तो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर इथाइल लगा सकते हैं ना।
तो ये कौन सा, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो ये कौन सा होगा, 3 डिग्री एल्कीन, ठीक है। लेकिन 3 डिग्री में आपने ये देखना है कि वो वाली कंडीशन लाजमी सेटिस्फाइड हो कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके लिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको सेम ग्रुप से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं जी 4 डिग्री एल्कीन को, कि देखो जी CH3 है, ये भी CH3 है, इसका एक C2H5 है और इसका जो है वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मिथाइल लगा दो तो नीचे भी मिथाइल लगा हुआ है, तो ये तो फिर नहीं हो सकेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आपको फिर लगाना पड़ेगा प्रोपाइल, ठीक है, C3H7, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर 4 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गया। समझ आ गई आपको मेरी बात? तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एल्कीन्स में या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किन किन कंडीशंस में होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग ना सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर हम इसमें एडवांस करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल जो बल्की ग्रुप्स हैं, इस कार्बन पे बल्की ग्रुप कौन सा है, मिथाइल है। इस कार्बन पे बल्की ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल है। अब जब बल्की ग्रुप्स सेम साइड पर हों, बल्की ग्रुप्स सेम साइड पर हों तो उसको हम लोग कहते हैं सिस। सिस मतलब सेम साइड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी ट्रांस। तो अगर यही मिथाइल ऑपोजिट साइड्स पर होते, क्या मतलब है भाई इस बात का, अगर यही मिथाइल्स ऑपोजिट साइड पर होते, लाइक यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है, अब ये मिथाइल्स आ गए ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। अब अगर ये मिथाइल्स ऑपोजिट साइड पर आ गए हैं तो हम इसको कहेंगे ट्रांस, और उसका मतलब क्या होगा, ऑपोजिट साइड, ठीक है। जो बल्की ग्रुप्स है ना वो बेसिकली ऑपोजिट साइड पर हों। अब देखो 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में हम ये कैसे पता लगाएंगे। अब यहाँ पे तो ग्रुप ही अलग है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ का मैं तरीका बताता हूँ। देखो इस कार्बन पर बल्की ग्रुप कौन सा है, मिथाइल है या इथाइल है। ऑब्वियस बात है इथाइल यहाँ पे बल्की ग्रुप होगा ना, यहाँ पे मिथाइल तो नहीं होगा, यहाँ पे इथाइल होगा। जो ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है दैट इज़ अ बल्की ग्रुप, जिसका ज़्यादा मैस होता है वो बल्की ग्रुप है। तो ये बल्की ग्रुप हुआ। और इस कार्बन के लिए बल्की ग्रुप कौन सा हुआ भाई, इस कार्बन के लिए बल्की ग्रुप हुआ ये वाला मिथाइल। अब बल्की ग्रुप्स किस साइड पर हैं, ऑपोजिट साइड पर हैं, तो ये कौन सा है, ट्रांस। अगर यही बल्की ग्रुप सेम साइड पर होते, यानी ये मिथाइल इस तरफ होता, ठीक है, ये मिथाइल इस तरफ होता, हाइड्रोजन इस तरफ होता, तो फिर ये दोनों बल्की ग्रुप्स एक साइड पर आ जाते और फिर हम क्या कहते हैं, वो सिज है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं इसमें, बच्चे ये करते हैं भाई, देखते हैं ये देखो दोनों मिथाइल एक ही तरफ हैं जी, तो जब दोनों मिथाइल एक ही तरफ हैं तो भाई हम लोग सिंपल इसका जो है वो सिज लगा दें। बिल्कुल गलत बात है। आपने ये देखना है, सबसे पहला आपका काम ये है कि कार्बन पर आपने देखना है कि जो बल्की ग्रुप है वो है कौन सा। सबसे पहली कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की आपने सबसे पहले सेटिस्फाई करनी है, वो ये है कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से डबल बॉन्डेड हों, वो सिंगल बॉन्डेड हों। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने पहले कार्बन पर असाइन करना है कि इस कार्बन पर जो है वो बल्की ग्रुप इथाइल है, इस कार्बन पर जो बल्की ग्रुप है दैट इज मिथाइल। तो फिर आपने देखना है कि उनकी रिलेटिव पोजीशंस क्या हैं, डायरेक्ट नहीं मार्क करना, ठीक है। अब 4 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देखो, तो इस कार्बन पर जो बल्की ग्रुप है वो कौन सा है, ऑब्वियस बात है इथाइल है। इस कार्बन पर जो बल्की ग्रुप है वो कौन सा है, वो है प्रोपाइल है। तो अब इथाइल और प्रोपाइल दोनों सेम साइड पर हैं, दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये कौन सा होगा, सिज। अगर ये दोनों अपोजिट साइड पर होते तो फिर क्या होता, ट्रांस। समझ आ गई? तो आपको मैंने रूल समझा दिए कि ये किस तरह हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। असल मसला आता है 3 डिग्री और 4 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स में। अब मैं आपको ना एक और फॉर्म पढ़ाता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, दैट इज इजी आइसोमेरिज्म, इजी आइसोमेरिज्म। उसमें क्या होता है, देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा कि हेलोजेंस जुड़े होंगे, क्लोरीन हो गया, यहाँ पे हो गया ब्रोमीन, यहाँ पे हो गया फ्लोरीन और यहाँ पर हो गया आयोडीन। अब ये भी आपको आना चाहिए। कैसे, इस कार्बन पे ना सबसे पहला स्टेप अप्लाई करो। देखो इस कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसकी ये वैलेंसी क्लोरीन से और ये वैलेंसी ब्रोमीन से सेटिस्फाइड है, ऑब्वियस बात, तो फिर तो ठीक है, ज्योमेट्रिकल की कंडीशन पूरी हो रही है। इस कार्बन पे देखो फ्लोरीन और आयोडीन, ये भी ठीक है, दो अलग अलग एटम या ग्रुप से बॉन्डेड है। तो अब आपने सेकंड काम करना है, और सेकंड काम ये है कि आपने असाइन करना है। इस कार्बन पे असाइन करो तो ब्रोमीन का ज़्यादा मैस है, तो ब्रोमीन इज द बल्की ग्रुप। इस कार्बन पे असाइन करो तो आयोडीन का ज़्यादा मैस है, आयोडीन इज द बल्की ग्रुप। अब दोनों बल्की ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पर हैं, तो जब दोनों बल्की ग्रुप सेम साइड पर होंगे तो इसको हम कहेंगे सिज, ठीक है। और सिज जब इस तरह हेलोजेंस वाला केस आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आम तौर पे हम ये कहते हैं,
आम तौर पे, मैं अगेन आपको रिपीट करूँ, आम तौर पे हम ये कहते हैं कि सिज में जी साउंड आती है ना, सिज में जी साउंड आती है, इस वजह से हम लोग इसको जी आइसोमर कह देते हैं, जी फॉर्म कह देते हैं। और ट्रांस को हम लोग जो है वो ई फॉर्म कह देते हैं, ठीक है। ट्रांस को ई कह देते हैं और सिज को सिज की वजह से जी कह देते हैं, ठीक है। ये बात आपने वैसे याद रखनी है हमारे लेवल तक, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि भाई हमेशा सिज जी होगी और हमेशा ट्रांस ई होगी। लेकिन हमारे लेवल तक आपने बस इतना याद रख लेना है कि सिज जी और ट्रांस ई है, वरना ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो रिलेटिव होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है और फिर हम इसको डिस्कस फर्दर नहीं करेंगे। इसी की एग्जांपल को आपको मैं ना दूसरी फॉर्म में समझा देता हूँ कि लाइक ये देखो, यहाँ पर है जी, मैं आपको अब ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। C3H7 लगा हुआ है जी, यहाँ पर लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा है जी ब्रोमीन और यहाँ पर लगा है जी आयोडीन। अब मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम करो, डायरेक्ट ना आंसर बताओ, पहला काम करो। पहला काम क्या था भाई, कंडीशन देखो ना, कंडीशन सेटिस्फाई है। इस कार्बन के ऊपर दो अलग ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं, ऑब्वियसली हैं। इस कार्बन एटम के ऊपर दो अलग ग्रुप्स हैं, ऑब्वियसली हैं। अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप देखो, असाइन करो भाई बल्कि ग्रुप्स। इस कार्बन का जो बल्कि ग्रुप है दैट इज प्रोपाइल, इस कार्बन का जो बल्कि ग्रुप है दैट इज आयोडीन। अब ये किस साइड पर है, ऑपोजिट साइड पर। तो अब थर्ड स्टेप में जाके आप बताओ इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है ट्रांसफॉर्म है ये, ठीक है। बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर हैं। चलो जी, तो आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं जी, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल इसी डबल बॉन्ड में है, एक अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो क्या है देखो, कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक हो गया। तो एक ये होता है एसिड और एक होता है ये, ऑपोजिट पर कार्बोक्सिल, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ बल्कि ग्रुप्स ये हैं, यहाँ बल्कि ग्रुप्स ये हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों बल्कि ग्रुप्स एक साइड पर हैं, ये कौन सी फॉर्म है, सिज फॉर्म है। दोनों बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर हैं, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। अब मुझे ये बताओ कि मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड में फ़र्क कैसे करोगे। ये एक फॉर्म मैलिक है, एक फॉर्म फ्यूमेरिक है। इसकी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखो, जो बल्कि ग्रुप्स जो कि कार्बोक्सिल हैं, अगर वो दोनों सेम साइड पर हों, तो ये दो बच्चे हैं जो आपस में एक साइड पर हों तो वो लड़ेंगे, ठीक है। और जब वो लड़ेंगे तो वो मेले हो जाएंगे, जिस वजह से हम कहेंगे सिज फॉर्म इज मैलिक फॉर्म, ठीक है। मेले हुए हैं, मैलिक एसिड, ठीक हो गया। और जो ट्रांसफॉर्म है जो कि है फ्यूमेरिक एसिड, ऑब्वियस बात है, समझ आ जाएगी, दूसरी फॉर्म फ्यूमेरिक है, फ्यूमेरिक एसिड। और फ्यूमेरिक किस तरह पता लगा, भी फ्यूमेरिक मतलब परफ्यूम, यानी वो दूर दूर है ना तो लड़े नहीं है अभी आपस में, इस वजह से उनसे परफ्यूम की खुशबू भी आ रही है। एक साइड पे होते तो वो लड़ जाते और वो मैले हो जाते, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी इसकी नेक्स्ट बात की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी, ये आपको अच्छे से आनी भी चाहिए, सही है। नेक्स्ट बात इसके बारे में ये है कि देखो, जब इंटर कन्वर्जन कराते हो ना, इंटर कन्वर्जन, अब आपको ना मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, तो इंटर कन्वर्जन के दौरान जो सिस से ट्रांसफॉर्म में जाते हो, ठीक है, तो आपको जो है वो कितनी हीट लगती है, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, कि 62 किलो जूल ऑफ हीट। अब यहाँ पर ये जो है हीट, ये लाइट भी हो सकती है, ये हीट भी हो सकती है, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब ये सारे पॉइंट्स जो है आपको मैं बता रहा हूँ एफटीबी से, ठीक है। देन इसका अगला पॉइंट ये है कि जिस तरह ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये था कि सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं कि भाई इनकी सेपरेशन किस तरह होती है। तो सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स। और फिजिकल मेथड्स कौन कौन से भाई, लाइक गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है,
गैस क्रोमेटोग्राफी के बाद कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाती हैं जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस तरह की टेक्निक से हम इनको सेपरेट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बात आ जाती है जी, अगली बात ये है कि हम लोग जो है वो इस सब को साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पर स्टडी करते हैं। अब साइक्लिक के लिए क्या कंडीशन है? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, साइक्लिक, तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात आती है उसमें ये है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की जो कंडीशन है वो ये है कि देखो, दो डिफरेंट ग्रुप्स हों, दो डिफरेंट ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन को उन्होंने रिप्लेस किया हो ऑन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है, टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक हो गया। दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, तब जाके हम कहेंगे कि वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के काबिल हैं, ठीक है। और कंडीशन वही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैंने एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि ये एक जो है वो साइक्लोप्रोपेन है और इसके अंदर ना ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं कि एक ये है और एक ये है, ये भी मिथाइल है, ठीक है, ये भी मिथाइल है। अब ये दो एडजेसेंट कार्बन्स हैं, उनके ऊपर एक तो इसके ऊपर हाइड्रोजन भी लगा होगा, नीचे करके हाइड्रोजन भी लगा होगा जो हम दिखाते नहीं हैं, और यहाँ पे भी नीचे करके हाइड्रोजन लगा होगा, सही है। तो अब इन दो डिफरेंट कार्बन्स पर, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इन कार्बन पर और इस कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, लाइक जो हाइड्रोजन से अलग हैं। अब यहाँ पर पहले दो हाइड्रोजन थे, अब उसमें से एक ने रिप्लेस कर लिया बाय मिथाइल, यहाँ पर भी एक लग गया मिथाइल, ठीक है। चाहे यहाँ पर इथाइल भी हो जाता, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अब ये है कि बस कंडीशन इतनी थी कि उस कार्बन पर दो हाइड्रोजन ना हो, बल्कि उस पर एक हाइड्रोजन की जगह ये हो। अब फॉर एग्जांपल इसी मिथाइल की जगह यहाँ पर भी मिथाइल होता, तो फिर यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ना होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन रखी है कि एक कार्बन दो सेम ग्रुप से बॉन्डेड ना हो। वो वाली जो कंडीशन हमने डबल बॉन्ड में पढ़ी थी वो यहाँ भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है। अब गौर करो कि ये जो दोनों मिथाइल हैं, ठीक है, अब ये अगर सेम साइड्स पर हैं, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये अगर सेम साइड पर हैं, ऊपर की तरफ है, अबव द प्लेन है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सिस फॉर्म, ठीक है। और अगर ये ऑपोजिट होते हैं, कैसे? कि ये वाला जो है ना मिथाइल, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता और यहाँ पर मिथाइल होता, ठीक है, और नीचे ये ऐसे करके ना, नीचे जो होता है ना, नीचे का मतलब होता है बेसिकली इनटू द प्लेन, ठीक है। और इनटू द प्लेन हम लोग ड्रॉ करते हैं डॉट से, ठीक है, ये डॉट से। अब ये वाला जो मिथाइल है ये इनटू द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। अब ये जो दोनों हैं ये ट्रांसफॉर्म्स हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स हैं। अब हमने इसको साइक्लोअल्केन्स में भी पढ़ लिया, 2 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स में भी पढ़ लिया, 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स में भी पढ़ लिया, 4 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स में भी पढ़ लिया। इसकी कंडीशंस भी हमने पढ़ ली और इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हम लोगों ने पढ़ ली। चलो जी, अब एक इसमें लास्ट बात है, बिल्कुल आखिरी बात है जी, आपका और टाइम नहीं लूँगा, और वो बात ये है कि सिस और ट्रांस में डिफरेंस, सिस और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस। चलो जी, इसका डिफरेंस एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद छुट्टी। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये है कि जो सिस फॉर्म होती है, सिस फॉर्म, उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कम होता है। ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट कम होता है, इसको ना मैं लिख के देता हूँ ताकि आसानी से याद रहे, क्या ये सिंबल याद रहेंगे, ज़्यादा और इसका कम। ज़ीरो इसका कब होगा? ट्रांसफॉर्म का ना हम कहते हैं ना ज़ीरो होता है, ज़ीरो इसका तब होगा जब वो जो बल्कि ग्रुप्स सेम हो, ठीक है, लाइक जो बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट है ना, लाइक ऑपोजिटली प्लेस्ड बल्कि ग्रुप्स हैं वो सेम हो, लाइक मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल हो, तब हम कह सकते हैं कि ज़ीरो होगा। वरना उनके डाइपोल मोमेंट्स में जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ जाता है और वो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। अब इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट कम। अब मुझे बताओ, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा तो ये ज़्यादा पोलर है, और अगर पोलर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबल लेस स्टेबल, और ये क्या होगा? मोर स्टेबल, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कम है ना तो ज़्यादा नॉन पोलर है, मोर स्टेबल, ठीक है।
और इसको याद रखने के लिए नॉन पोलर है ये, ठीक है, उसमें पोलैरिटी ज़्यादा है जबकि सिस वाले में। अच्छा, अब आ जाता है जी इसका जो ये डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, पोलैरिटी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, समझ आ गई। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। और पैकिंग किस में ज़्यादा होगी? देखो ट्रांसफॉर्म जो है ना वो ज़्यादा अच्छी पैक्ड फॉर्म है, सिमेट्रिकली पैक्ड फॉर्म है, इस वजह से हम इसको कहेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये बात आपने याद रखनी, इसकी मैंने तरीका भी आपको बता दिया याद रखने का कि सिस फॉर्म जो है ना एक ही तरफ तो बल्कि ग्रुप्स आ गए, क्या ही सिमेट्री रहेगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म में ऑपोजिट साइड्स पर बल्कि ग्रुप्स हैं, तो अगर आप डायगोनल में कट करो तो कुछ ना कुछ सिमेट्री बना सकते हो, जिस वजह से हम कहेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि अच्छी पैकिंग है इसके अंदर, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? देखो सिस फॉर्म पोलर है, जितनी ज़्यादा जो चीज़ पोलर होती है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल होगी, मोर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, जबकि जो ट्रांसफॉर्म है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर है कंपैरेटिवली। तो ये सारी बात थी सिस और ट्रांस के डिफरेंस में, और इसको हम लोगों ने लॉजिकली हर पॉइंट को समझा है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको बहुत सारी बातें सीखने को भी मिली होंगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ होगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स।